गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, ऑलरेडी एसपीबी में थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस कि भाई ह्यूमन ऑक्यूपेशन क्या है, इंसान का व्यवसाय क्या है। उसके अंदर अपने ने 3 टॉपिक देखे थे। टॉपिक नंबर 1 प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर लिया था, व्हाट इज द डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले ही बोला था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लक्षण क्या है। क्लियर। आज अपने थोड़ा आगे जाएंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जितना मैंने अभी तक ऑनलाइन लिया हुआ है थियरी सब्जेक्ट में, प्लीज आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक तक आपको आपका मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा। और वेडनेसडे के दिन आई विल हैव अ शॉर्ट मीटिंग विथ यू ऑन जूम। ओके। आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो एक बड़ा क्वेश्चन ओवर करेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है जो जनरली बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये स्टार्ट करने के पहले अगेन आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशन देना है, इंट्रोडक्शन देना है, जो आगे के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको इस पे कॉन्टेक्ट करना है, स्टडी करना है। देखते हैं हम व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट इन सोसाइटी एंड नॉट इन सॉल्यूशन। तो सिंपल है, हम सबको पता है कि बिजनेस वो व्यवसाय है, वो बिजनेस है, वो एक्टिविटी है, वो कार्य है जो सोसाइटी में किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी का एक हिस्सा है जहाँ पे बिजनेस इज डन विद द पीपल, फॉर द पीपल। हम जो बिजनेस करते हैं वो भी लोगों को लेके करते हैं, लोगों के लिए करते हैं और लोगों के जरिए करते हैं। देखो लिखा हुआ है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन बाय द पीपल, यानी चलाने वाले भी लोग, थ्रू द पीपल, लोगों के जरिए, दैट इज एम्प्लॉय, एंड फॉर द पीपल, यानी अपनी लैंग्वेज में कस्टमर के लिए और सोसाइटी की जरूरत को पूरी करने के लिए। क्लियर। इसके बाद आप बिजनेस की डेफिनेशन दे दो। बिजनेस की डेफिनेशन दे दो कि भाई बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग हेड्स। नंबर 1 ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 4 ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 5 नेशनल ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आए तो पांचों 5 पॉइंट लिखना कंपलसरी है। बट एग्जामिनेशन में कितनी बार वो लोग शॉर्ट नोट के तौर पे पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उस मार्क्स के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से आपको लिखना है। क्लियर। लेट प्रोसीड फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी which has its own infancy, childhood, adulthood and maturity। सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जैसे इंसान पैदा होता है, अपना बचपना देखता है, जवान होता है और एक मैच्योर बनता है, तो सिमिलरली बिजनेस भी डायरेक्टली स्टार्ट होके मैच्योर नहीं होता। बिजनेस भी धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है, अर्ली स्टेज आता है, उसके बाद वो थोड़ा लेवल पे जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर समझ में आ गया तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली एन एंटरप्राइज एम टू अचीव इट्स सर्वाइवल। अगर जब तुम बिजनेस चालू करते हो तो सबसे पहला ही स्टेप आपका होता है सर्वाइव करना।
संग्रह करना कि भाई पहले टिको, पाँव टिकाओ फॉर द कंटिन्यूअस बिजनेस एक्टिविटी। जैसे ही आपने अपने कदम मार्केट में रख दिए, अपने आप को कांस्टेंट स्टेबल कर दिया है, देन सेकेंडली व्हेन द सर्वाइवल इज अचीव इट एम एट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि एक साल में मैं 10 जगह 20 जगह कंपनी खड़ी कर दूं। सबसे पहला स्टेप होता है अपने आप को संग्रह करो, सर्वाइव करो। अगर आपने सर्वाइव कर लिया तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, बिजनेस में डेवलपमेंट कैसे करना है, बिजनेस को बढ़ाना कैसे है। क्लियर? And the growth and expansion can be achieved through prestige, that is goodwill and recognition। अगर यह सवाल आया कि सर ये ग्रोथ कैसे होगा हमारा, तो भाई मार्केट में जैसे जैसे आपकी प्रेस्टीज, गुडविल, इज्जत, पागड़ी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका डेवलपमेंट होते जाएगा। ये आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ओवर हो गया। समझ में आया? अगेन रिपीट करता हूँ, कितनी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले सर्वाइव करना सीखो। जैसे ही सर्वाइव करने के लिए आप कैपेबल हो गए तो आप जाओगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अब बिजनेस का ग्रोथ कब होगा? जब मार्केट में आपकी वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टीज। ये डायग्राम के जरिए आपको दिया गया है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? ये तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का अवार्ड हो गया। अब जाते इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब ये टॉपिक तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे। इकोनॉमिक का मतलब किसी भी तरीके से पैसा कमाना। तो देखते इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बिकॉज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक व्यवसाय है, आर्थिक एक्टिविटी है, आर्थिक कार्य है। बिजनेस का मकसद भी तो यही होता है ना, प्रॉफिट करना, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर डिस्कस बिलो। अब कौन से इसके मकसद है अपने डिटेल में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट, जो ऑलरेडी आगे की डेफिनेशन में पढ़ चुके। बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न द प्रॉफिट बट द मोटिव बिहाइंड द प्रॉफिट आर डिफरेंट इन डिफरेंट एंटरप्राइज। ये बहुत बड़ी चीज बताई है कि कोई भी बिजनेस करने वाला होगा उसका एकमात्र मकसद तो होता है नफा करना, मगर हर बिजनेस के नफे करने के मकसद, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, गोल, हेतु अलग अलग होते हैं। कोई 2 रुपए नफे में काम करेगा, कोई 10 रुपए नफे में काम करेगा, कोई 1 रुपए नफे में काम करेगा। क्लियर? तो देखो देखते दोनों दो बताइए। एक आता है प्राइवेट बिजनेस वाले और एक गवर्नमेंट बिजनेस वाले। तो इन प्राइवेट एंटरप्राइज द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज टू री इन्वेस्ट इट so that organization can expand its business activity and grow further। जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, आपके फादर जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है? नफा करके। भाई नफा करके हम दोबारा उसको इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें, वापिस से उसको रोकाण करें, ताकि तुम्हारा बिजनेस का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, धीरे धीरे ग्रोथ हो, धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस बढ़ता जाए। मगर जैसे ही बात गवर्नमेंट की आती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें? इन गवर्नमेंट एंटरप्राइज द मेन एम ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट इज टू जनरेट सफिशिएंट रिसोर्सेज। गवर्नमेंट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही होता है। हाँ, प्रॉफिट तो होगा ही। कोई भी बिजनेस है, बिजनेस की डेफिनेशन है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस वो व्यवसाय है जो नफे के मकसद से चालू किया जाता है। तो गवर्नमेंट का मकसद भी यही होगा कि भाई जितना हो सके उतना गवर्नमेंट नफा करे, मगर क्यों? सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक एक्सपांशन एंड सेटिस्फाई सोशल एंड इकोनॉमिक नीड। गवर्नमेंट का काम खाली प्रॉफिट करना नहीं है, उसको देश चलाना है, उसको इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसके देश को डेवलप करना है, उसके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। गवर्नमेंट का काम है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, व्यवसाय को, लोगों के रहन सहन को सुधारा करना है, डेवलपमेंट करना है, गरीबी दूर करना है। तो गवर्नमेंट बिजनेस वाले का मकसद यही होता है, प्रॉफिट तो करे जिससे हम डेवलपमेंट करें, बिजनेस को बढ़ाए, बिजनेस को, गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ाए, जिसके वजह से तुम्हारे बिजनेस की इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स अवर हो जाए।
सो द प्रॉफिट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मेजर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। सीधी बात है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका बिजनेस ऊपर जाता है, जिसका प्रॉफिट कम होता है उसका बिजनेस थोड़ा कम रहता है। सो कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट बिना सोच नहीं सकते। तो पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का आता है प्रॉफिट करना। क्लियर? अगेन रिपीट करता हूं, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट पड़े, सरवाइव करना, ग्रोथ करना एंड नंबर 3 प्रेस्टीज होगी तो ही तुम्हारा ग्रोथ होगा, दैट इज मार्केट में तुम्हारा नाम और वैल्यू होगी। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव आया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट तो हमने देख लिया प्रॉफिट करना। अब उसका सेकंड पॉइंट क्या होता है भाई, प्रॉफिट कब होगा। मैं बोलता हूं मैं जिस प्रकार आपको समझा रहा हूं वैसा समझने की कोशिश करो तो आपको इजी रहेगा। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा जब बिजनेस के पास कस्टमर होंगे। तो देखो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिक तुम्हारा यहाँ एक्सप्लेन हो जाता है, क्रिएशन ऑफ customer. We know that business include transfer, sale or exchange of goods and services to satisfy the need of customer. So the business will survive only when there are customer to buy the product and service of the enterprise. So already हम characteristic में पढ़ चुके बिजनेस के लक्षण में। कि बिजनेस का मकसद क्या होता है, बेचान करना, किसी के नाम पे ट्रांसफर करना या फेर बदल करना, मगर वो किसके साथ होता है, कस्टमर के साथ। अब वही चीज बताया कि तुम्हारा बिजनेस जिंदा तभी रहेगा जब तुम्हारे पास इतने कस्टमर है कि तुम अपना प्रोडक्ट बना के उनको बेच सको। ऑलरेडी यहाँ पे देखो वापस रिपीट होता, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर डेफिनेशन देखी थी बिजनेस की। डेफिनेशन उन्होंने क्या बताई थी, टू क्रिएट द कस्टमर। बिजनेस का डेफिनेशन जो उन्होंने क्या बताई थी, ग्राहक बनाओ, कस्टमर बनाओ, कस्टमर बढ़ाओ, कस्टमर तैयार करो तो तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। आगे देखते, अ कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। फाउंडेशन का मतलब बिजनेस का एक मूल पाया है, because business depend upon the market and all customer create the demand of the market. मांग करने वाले कौन, माल की मांग करने वाले कौन, कस्टमर। तो वही है कि भाई तुमको मार्केट ऐसा तैयार करना है कि तुम्हारे कस्टमर क्रिएट हो, क्योंकि नया बिजनेस होगा तो डायरेक्टली कोई भी कस्टमर तुम्हारी दुकान में नहीं आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा। तो तुमको मार्केट में इस प्रकार काम करना है कि तुम्हारे कस्टमर क्रिएट हो, तैयार हो, तुम्हारे कस्टमर बने। देखो एग्जांपल दूंगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, पीपल बाय द फर्नीचर फॉर देयर होम। हियर कस्टमर कैन बी इंडिविजुअल और फैमिली, कोई भी हो सकता है ना। अगर फर्नीचर घर में जरूरत है तो भाई फर्नीचर खरीदने भाई फैमिली का कोई भी एक सदस्य भी आ सकता है या फैमिली भी आ सकती है, क्योंकि फैमिली का डिसीजन है कि हमें लकड़े का फर्नीचर लेना है, कि सोफा सेट लेना है, कि ट्रायंगुलर सेट लेना है। सोफे में भी अलग अलग वेरायटी आती है। क्लियर? इसी तरह कितनी बार फैमिली वाले नहीं, जिसके पास हम मकान खरीदते हो क्या बोलता है, फुल्ली फर्निश्ड है, यानी हर फैसिलिटी के साथ हमने दिया, तो वो भी तुम्हारे कस्टमर है। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या था, नफा करना। पॉइंट नंबर 2 क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब मैं जो समझा रहा हूँ समझो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लर्न करो। पहला मकसद होता है नफा करना। नफा कब होगा, जब कस्टमर होंगे। क्लियर? कस्टमर कब बनेंगे तुम्हारे, तो देखो पॉइंट नंबर 3 तुम्हारा यहाँ पे प्रूफ होता है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरे क्लासेस वाले भी आपको पढ़ा रहे हैं, मगर आप लोग मेरे साथ क्यों जुड़े हुए, क्योंकि भाई मेरे पढ़ाने का तरीका आपको लोगों से अलग लग रहा है। सीधी बात है ना कि भाई एग्जांपल के तौर पे मेरी सोसाइटी के अंदर 3 प्रोविजन स्टोर है, मगर जनरली एक प्रोविजन स्टोर पे लाइन ही लगी रहती। क्यों? क्योंकि कस्टमर को क्रिएट करने के बाद उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है, नए नए प्रोडक्ट देता है, नई नई ऑफर देता है, नए नए तरह के डिस्काउंट देता है। तो देखो इनोवेशन का मतलब कुछ नया करना। Innovation means introduction something new. The business can be able to achieve various type of objective like profit, expansion through innovation. Business must provide new and better product to the customer. For example, if customer do not have enough time
of the cooking, then business must offer new products such as microwave oven and better gadget of supply cooking. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं एक एग्जांपल लिखना है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल इनोवेशन का मतलब क्या था भाई, पहले के आपने ओवन देखे होंगे, आप लोग तो जरा नवी पीढ़ी के, हमारे जमाने के जब ओवन थे तो इलेक्ट्रिक ओवन नहीं थे, तो चूल्हे वाले ओवन थे। अब इलेक्ट्रिक ओवन आ गए बराबर। जैसे पहले खाना बनाने के लिए खाली गैस का बोतल आता था, अब गैस की लाइन आ चुकी है, उसके बाद गैस की सिगड़ी आ चुकी है जिसके तुम खाना बना सकते हो और फास्ट बना सकते हो। गैस नहीं होगा तो लाइट के जरिए भी तुम काम कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट क्या था, इनोवेशन, कुछ नया लाना। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे तुम्हारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अवर हुआ। क्या क्या पॉइंट था, प्रॉफिट करना। प्रॉफिट कब होगा, कस्टमर हो गए। कस्टमर कब बनेगा, जब कुछ नया आएगा। याद हो गया लर्न? क्लियर? कितने ऑब्जेक्टिव और हुए, दो। पहला था ऑर्गेनिक। क्या था ऑर्गेनिक में, सबसे पहले संग्रह करो, संग्रह करने के बाद ग्रोथ करना है। ग्रोथ कब होगा, जब तुम्हारी मार्केट में वैल्यू होगी, क्लियर, प्रेस्टीज होगी। सेकंड है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या था, बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक तौर पे प्रॉफिट करना। प्रॉफिट कब होगा, जब कस्टमर होगे। कस्टमर कब बनेगा, जब कुछ नया लाओगे, इनोवेशन। क्लियर, दो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे क्लियर हुए। अब हम जाते थर्ड ऑब्जेक्ट पे, सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें तुम पेट भर के गप्पे मार सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो। सामाजिक हेतु। सामाजिक का मतलब क्या, जैसे मैंने आगे इंट्रोडक्शन में ही बताया कि बिजनेस एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसको सोसाइटी की हर जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। क्लियर? कौन से ऑब्जेक्टिव है समाज के, देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। मेन पॉइंट याद होगा, अंदर कुछ भी लिख सकोगे। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी तुम्हारे कस्टमर को, तुम लोगों को वैसा माल देना है जो कस्टमर मांग रहा है, अच्छी क्वालिटी का। देखो लिखा हुआ है, द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन गुडविल क्रिएटेड बाय द बिजनेस इन द प्रोडक्ट। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, गुड्स, प्रोडक्ट। इफ बिजनेस एक्टिविटीज अलर्ट अबाउट द नीड ऑफ द सोसाइटी and produce the goods as per the quality, it will create goodwill in the society. But if business does not fulfill the need of society, then it cannot be successful in the society. देखो एक चीज घुमा घुमा के बताई जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, डिजायर क्वालिटी, यानी कस्टमर जिस टाइप का माल आपसे मांगता है, आपको उसी प्रकार का प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो ही आपको सोसाइटी में प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि जनरली इंडिया इज ए कल्चरल कंट्री। तो जनरली तुम्हारी आसपास की सोसाइटी में वही प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे जो तुम्हारी सोसाइटी के लोग प्रीफर करते हैं। जो तुम्हारी सोसाइटी के लोग प्रीफर नहीं करते, जनरली कोई भी दुकान वाला, कोई भी बिजनेस वाला, कोई भी धंधे वाला वो प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बेचेगा तो ही तो नफा होगा। तो पॉइंट नंबर 1, सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी ग्राहक जैसा मांगता है उस प्रकार की क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिस। थोड़ा वर्ड अगड़ा है पढ़ने में, मगर समझने में बहुत इजी है। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटरिंग, भाई नफा करो बट लिमिट में करो, लूटो मत। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटरिंग को अवॉइड करना। The objective of profit maximization is the objective of any business, but the business should not overcharge। आ गया ना कि भाई जो चीज की कीमत जितनी लेनी चाहिए उतनी ही लो। तुम हद से ज्यादा कीमत लोगे तो कस्टमर मजबूरी में आपसे परचेस कर लेगा, मगर दोबारा आपकी दो चौखट पे, आपकी दुकान पे, आपके बिजनेस पे, आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसीलिए बताया गया है कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए, फेयर प्रॉफिट होना चाहिए, लिमिटेड प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट रखो
मगर हद से ज्यादा प्रॉफिट मत रखो, लूट मत चलाओ। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 आता है तुम्हारा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी प्रोवाइड करना। जनरली मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी समझ में आ जाएगा, डिटेल में जाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट दी, वांटेड टीचर फॉर अकाउंटेंसी इन सीआर क्लासेस, तो सिंपल सी बात है, कौन से लोग मुझे मेरे यहाँ पे जॉब के लिए आएंगे? मेरे को तो नौकरी देना है, तो मैं क्या सूरत से, मस्कत से, लंदन से, दिल्ली से, अमेरिका से बुलाऊंगा? ऑब्वियस बात है। ट्यूशन क्लास की बात की तो जनरली जो आसपास का होगा वही आएगा ना। अब मैंने अप्लाई नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट तो करा, अर्जी तो दी लोगों को कि टीचर की जरूरत है। अब तुम ध्यान देना, 6,000 सैलरी मैंने लिखा था। चलो बहुत दूर की बात नहीं करता, बड़ौदा के अंदर वाघोलिया से कोई आएगा, बड़ौदा के अंदर पादरा से कोई टीचर मेरे वहां जॉब करना आएगा? भाई 6,000 पगार में 3,000 4,000 तो उसका रेंट हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि बिजनेस की जिम्मेदारी क्या है कि वहां के आसपास के लोगों को रोजगारी प्रोवाइड करना। बड़ा बिजनेस है तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपके फादर ये लोग जॉब भी करते होंगे तो जनरली बड़ौदा के अंदर तुम्हारे घर के आसपास के एरिया में ही जॉब करते होंगे। क्लियर। क्लियर। ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट था। अगेन रिपीट करता हूँ, तीनों तीन पॉइंट। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना। ग्रोथ कब होगा? जब गुडविल होगी। पॉइंट नंबर 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नफा करना। नफा कब होगा? जब कस्टमर होगे। कस्टमर कब होगा? जब तुम नया प्रोडक्ट दोगे, इनोवेशन दोगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का, लोगों के मुताबिक माल प्रोवाइड करना, बहुत ज्यादा नफा या लूटपाट नहीं चलानी है। और नंबर 3 रोजगारी प्रोवाइड करनी है। क्लियर। अब आता है तुम्हारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये लेटेस्ट वर्जन है, ये नया नया है, जूने सिलेबस में सब में नहीं आता था। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मनुष्य के लिए भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, ऑब्जेक्टिव है। क्यों जिम्मेदारी है? तो बिजनेस के अंदर टॉप लेवल से लेके निचली लेवल तक, बड़े इंसान से लेके छोटे इंसान तक, हर प्रकार के इंसान ही काम करते हैं, जानवर तो काम नहीं करते। क्लियर। वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी इंसान है, बट वी आर ए सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी है, वो खाली एनिमल। तो बिजनेस की अपने लोगों पे, अपने वहाँ काम करने वाले लोगों पे जिम्मेदारी क्या है? तो देखते हैं। पहला ही पॉइंट होता है फेयर डील टू एम्प्लॉय। फेयर डील टू एम्प्लॉय, यानी उसका मतलब ये होता है कि उनके वहाँ जो जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं उन लोगों से अच्छी तरीके से बर्ताव करना, पेश आना, सही काम के लिए सही प्रकार के लोगों के लिए एक समान काम के लिए एक समान वेतन पड़ा हुआ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और उनको इस प्रकार प्रकार दो कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को सही तरीके से जी सके, उनको लूटो मत। देखो लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर डील मीन्स बोथ पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, दो ही लोग होते हैं ना, मालिक और नौकर, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय, शुड गेट फेयर रिटर्न। फेयर रिटर्न का मतलब उनको उतना पैसा तो मिलना चाहिए जितना उनका हक बनता है। एम्प्लॉय वुड गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ओनली व्हेन दे ऑर्गेनाइजेशन गिव फेयर पगार, बेसिक एमेनिटी एंड बेटर कंडीशन। बेटर कंडीशन का मतलब स्वस्थ वातावरण, सुरक्षित वातावरण। और एमेनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटी। जैसे अभी देखे ना कि भाई कंपनी वाले अपने एम्प्लॉय को लेने गाड़ी भेजते हैं, कितनी एम्प्लॉय वाले, कितनी कंपनी वाले अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देते हैं। तो कॉमन है कि भाई मैं तुम्हारे वहाँ काम करता हूँ तो मैं दिल से अच्छा काम कब करूँगा? जब मेरी हर जरूरत को कंपनी पूरा करती होगी। तो ये इंसानों के तरफ बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। डेवलपमेंट ऑफ पीपल का मतलब, यहाँ पीपल का मतलब कोई लोग नहीं होते, यहाँ पे पीपल का मतलब भी तुम्हारे वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय को बोला जाता है। यानी जनरली आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा मैंने एक वर्कर के तौर पे काम किया था, आज मैं मैनेजर बन गया।
तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उसके वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको स्पेसिफिक स्किल से नवाजे, उनको तैयार करे, उनको डेवलप करे, उनको पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, जिससे कंपनी का नुकसान भी कम होगा, वर्कर की काम करने की आवड़त कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। देखो देखते डिटेल में। बिजनेस एंटरप्राइज विल प्रोवाइड फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय फॉर their डेवलपमेंट। Employment should get opportunity to learn and develop new skill, and they should get opportunity to suitable work climate, यानी काम करने का आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। क्लियर क्लियर। नंबर 3, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम एम्प्लॉय से काम लेते हो, कॉमन है, मैंने आप लोगों को पूछा बेटा मैं यूट्यूब पे वीडियो भेजूंगा तो आपको कैसा रहेगा, इजी रहेगा ना, क्योंकि मैं जो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वो आप पढ़ते हो याद नहीं रहेगा, मगर ये जो वीडियो आपकी डाउनलोड होगी तो आप 10 बार भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या करा, मैंने डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया, अपने लोगों का मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे मैंने इन्वॉल्व करा। तो पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि जब भी बिजनेस में आप निर्णय लो तो एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो। हो सकता है कुछ अच्छा आइडिया आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि उनको इन्वॉल्व करा तो उनकी बात सुन ही लेनी है। यहाँ पे ऐसा बताया सिर्फ उनको इन्वॉल्व करो, उनकी राय लो, हो सकता है अच्छी राय भी मिल जाए जो तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम्हारा काम तो प्लानिंग करना है, एक्चुअल काम तो वर्कर करेंगे, तो उनको मशीन कैसे चलाना है, अच्छा कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब उनको ज्यादा पता रहता है। क्लियर। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा। इसमें भी 3 पॉइंट। एम्प्लॉय साथ अच्छा डील करो, अपने लोगों को डेवलप करो, आगे लाओ, एंड नंबर 3 पार्टिसिपेशन। क्लियर। अब तुम्हारा लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। तुम्हारे बिजनेस का देश के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। अब ऑलरेडी हमने शुरुआत में ही देखा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड डूइंग लीगल बिजनेस। क्यों लीगल आया कि भाई तुम्हारा देश इलीगल काम करने को मना करता है, तो तुम्हारा मकसद यही होना चाहिए कि तुमको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश में या गवर्नमेंट के या तो लॉ के खिलाफ आप जाओ, आपको तकलीफ पड़े। द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सेटिस्फाई द नेशनल नीड, राष्ट्र की जरूरत को पूरा करना है, एंड पॉलिसी एट हाईएस्ट प्रायोरिटी, तुमको देश को पहले रखना है, बाद में सब आता है। क्लियर। In India, the business has following national objective. Number 1, social justice, ensuring social justice. यानी पहला ही पॉइंट, कोई जात का भेदभाव नहीं चलेगा, ना मर्द औरत में, ना अमीर गरीब में। इनइक्वालिटी दूर करो, देखो लिखा हुआ है सोशल जस्टिस मीन्स रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी। बिजनेस शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल टू वर्क एंड प्रोग्रेस। सबको काम करने का अधिकार है, सबको तुम एक निगाह से देखो, किसी के साथ पार्शियलिटी बायस भेदभाव मत करो। हो सके तो जो वीकर सेक्शन है, पछात वर्ग है, उनको आगे लाओ। जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सी फैसिलिटी, बहुत सी स्कीम माइनॉरिटी की निकाल रही है, माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए। बिकॉज इन माइनॉरिटी, इन मुस्लिम एजुकेशन इज लो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से प्रोग्राम बनाए कि भाई ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, इनको इस प्रकार मोटिवेट करो। यानी गवर्नमेंट का जैसा काम होता है ऐसा बिजनेस की भी यही जिम्मेदारी होती है। तो जो वीकर सेक्शन है उनको आगे लाओ, कोई भेद मत रखो, लेडीजों को भी काम करने का इक्वल मौका दो। आज के जमाने में बड़े बड़े लेवल पे लेडीज है, गर्ल्स है। क्लियर। तो ये हुआ सोशल जस्टिस। पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। स्मॉल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या, जैसे ही अभी लॉकडाउन खत्म हुआ तो नरेंद्र जी मोदी ने क्या बताया, नाना उद्योगों માટે હું 20,000 કરોડની લોન अथवा 20,000 करोड़नी स्कीम लागू पाड़ू छू। यानी क्या हुआ कि खाली बड़े बड़े नहीं, हो सके तो तुम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, छोटे छोटे बिजनेस वालों को मोटिवेट करो। क्यों मोटिवेट करो कि जैसे एग्जांपल में एक छोटा सा बिजनेस हूँ, गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं 4 लोगों को नौकरी दूंगा,
तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट मेरे को ये फैसिलिटी के जरिए मेरे से ही अपना काम ले रही है। क्लियर? देखो लिखा हुआ है टू एनकरेज, एनकरेज का मतलब प्रोत्साहन देना, टू एनकरेज the small business, the large business out should make outsourcing and subcontracting of business to small scale। यानी सीधा बताया, बड़े बड़े बिजनेस वालों को बताया कि अगर तुम बड़े हो तो छोटे मोटे लोगों के साथ छोटे बिजनेस वालों को प्रोडक्ट बनाने के लिए फैसिलिटेट करो, मोटिवेट करो, प्रोत्साहन दो। क्लियर? ना पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, उत्पादक राष्ट्र के अनुसार करो, तुम्हारा देश इसकी इजाजत देता है। जैसे द नेशनल प्रायोरिटी इन इंडिया इंक्लूड फॉलोइंग आइटम। नंबर 1, देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ दोस इंडस्ट्री विच सप्लाई इनपुट टू एग्रीकल्चर। जैसे अब तूने पढ़ा हुआ है, अभी लेटेस्ट डेटा भी बता दो कि अभी भी इंडिया में एटलीस्ट 47% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो खेती बाड़ी को अच्छा करने के लिए इनपुट प्रोवाइड करो, जैसे ट्रैक्टर है, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, कटिंग मशीन है, फोडर है। क्लियर? ने खेती बाड़ी में काम लगते थे, ये सब कौन देगा? इंडस्ट्री वाले बना के देंगे, एफिशिएंट बना के देंगे, जिससे खेती का काम इजी हो। नंबर 2, देयर शुड बी प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जितना हो सके तुम भाई प्रोडक्शन के धंधे में जाओ, मशीनें बनाओ। क्यों मशीनें बनाने का गवर्नमेंट बता रही है हम लोगों को? कि भाई जनरली इंडिया के अंदर अपने अभी तक 2001 तक जनरली बाहर से जो इंपोर्ट करते थे वो मशीन और इक्विपमेंट करते थे, बड़े बड़े साधन, बड़ी बड़ी। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि भाई तुम खुद इंपोर्ट करने के बजाय तुम खुद ऐसा बनाना स्टार्ट कर दो। क्लियर? जिसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बोला जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय उस जैसा प्रोडक्ट तुम खुद बनाना चालू कर दो, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। तो दीस आर द नेशनल ऑब्जेक्टिव। चौथा पॉइंट लर्न नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हारा आंसर कंप्लीटली संपूर्ण इससे अवॉइड हुआ। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फोन कर सकते हो।